हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये ऐसे गाइड करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को जब वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है। अब वो कैसे यूज कर सकता है? इधर जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है, अपना रिपोर्ट दिया है एंटिटी को, उसका काम इंटरनल ऑडिट फंक्शंस यूज कर ले, जो रिपोर्ट पढ़ ले, रिव्यूज देख ले। और दूसरा, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले ले। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले ले। कैसे ले सकता है? वो डायरेक्ट कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को कि क्या काम करना है, सुपरवाइज कर सकता है कि कैसे वो काम कर रहा है, और फाइनली उसके काम को रिव्यू कर सकता है। तो पढ़ते हैं स्कोप क्या है ऐसे का। स्कोप ऑफ ऐसे 610 यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को यूज करना, मतलब इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया हुआ है उसके काम को यूज करना। किसके लिए? ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस को। दूसरा, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट करता है उसे, सुपरवाइज करता है उसे काम को, और फाइनली रिव्यू करता है उसे काम को। दिस ऐसे डजंट अप्लाई इफ एंटिटी डजंट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ऑब्वियसली अगर इंटरनल ऑडिटर होगा ही नहीं तो फिर उसके काम को यूज कैसे करेंगे? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर से लेके यूज कर सकता है या नहीं। सबसे पहला वही है, टू डिटरमाइन इफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड। और अगर वो डिटरमाइन करता है यस इट कैन बी यूज्ड, तो फिर डिटरमाइन करना है कि क्या उसका काम एडिक्वेट है फॉर ऑडिट पर्पस। मतलब उसका काम रेलेवेंट है मेरे लिए, मैं यूज कर सकता हूँ, पर ये चेक करना पड़ेगा क्या उसने जो काम किया है वो एडिक्वेट है या नहीं। ओके। थर्ड, if using internal auditor to provide direct assistance to direct, supervise and review their work. It means अगर इंटरनल ऑडिटर का काम ऑडिटर यूज कर रहा है तो उसे डायरेक्ट असिस्टेंस दे। सॉरी, इफ इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो उसे डायरेक्ट करे, सुपरवाइज करे एंड रिव्यू करे उसके काम को। ये तीन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला कि क्या उसका काम यूज करना चाहिए, अगर हाँ करना चाहिए तो क्या उसका काम एडिक्वेट है, और अगर इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर को, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस सीख कर रहा है इंटरनल ऑडिटर से, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर उसे डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा एंड रिव्यू करेगा उसके काम को। फिर यहाँ पे डेफिनेशन है इंटरनल ऑडिट का या फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो फंक्शंस ऑफ entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve effectiveness of entities governance, risk management and internal control processes। तो बेसिकली इसका मतलब यही है, जो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि वो अश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म करता है, कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। जो इंटरनल कंट्रोल है उसको इवेल्युएट करता है और उसको इफेक्टिव इवेल्युएट करता है और इम्प्रूव करता है क्या? ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग वेदर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ऑडिट पर्पस। क्या? अब हमने देखा था कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ये डिटरमाइन करना कि क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज किया जा सकता है या नहीं, या डायरेक्ट असिस्टेंस लिया जा सकता है नहीं। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, यही डिटरमाइन करना था। तो अब उसे इवेल्युएट कैसे करेंगे? इवेल्युएटिंग वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ऑडिट पर्पस। तो उसका चेक करेंगे डिस्को। डिस्को मतलब कि वो डिसिप्लिन्ड है या नहीं, कंपीटेंट है या नहीं, और ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। ओके। तो क्या है? सबसे पहला, whether internal audit function applies a systematic and disciplined approach including quality control। ओके, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच अप्लाई कर रहा है या नहीं अपने काम को करने में। द लेवल ऑफ कंपीटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कंपीटेंट है कि नहीं। एंड थर्ड, द एक्सटेंट टू विच इंटरनल auditors functions, organizational status and relevant policies and procedures support objectivity of internal audit। तो इंटरनल ऑडिट का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है एंड
रेलेवेंट पॉलिसीज उसके ऊपर क्या लगती है उसके काम पे, और एंड प्रोसीजर्स क्या लगते हैं जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट है, मतलब वो एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ कर पाए, ना कि इन्फ्लुएंस होकर काम करे। तो जब एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट कर रहा होगा कि एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर फंक्शन को यूज किया जा सकता है या नहीं, तो तीन बातों का ध्यान रखेगा कि सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से काम हो रहा है या नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर कंपीटेंट है या नहीं, और इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस कैसा है, पॉलिसीज कैसी और प्रोसीजर्स लगाया गया है कि जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट हो सके इंटरनल ऑडिटर की। ओके, नेक्स्ट, determining nature and extent of work of internal audit function that can be used। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर सारा का सारा काम इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं कर लेगा, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि कितना मुझे किस एक्सटेंट तक और किस नेचर का काम मुझे इंटरनल ऑडिटर का यूज करना है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ वर्क इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। तो कौन 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 से टाइप ऑफ वर्क है जो इंटरनल ऑडिटर का एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। तो जनरली जो वैसा काम जो कि बहुत ज्यादा, जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बहुत जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत छोटे मोटे काम जिससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ वर्क हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर का एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करता है। सबसे पहला, टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहला काम ही इंटरनल ऑडिटर का क्या है कि वो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को चेक में रखे। तो ये जो उसने चेक किया, इंटरनल ऑडिटर ने काम जो करके रखा है वो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर लेगा। सेकंड, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जहाँ पे जजमेंट कम इन्वॉल्व है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जैसे वाउचिंग हो गया, वाउचिंग वाला काम, वेरिफिकेशन वाला काम, ये सब काम इन सॉरी इंटरनल ऑडिटर का एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, इन्वेंट्री काउंट जो इंटरनल ऑडिटर ने किया वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है उसको ट्रेस करना, वो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी ट्रेस कर रखा है, उसे फाइनली वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर लेगा। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये चेक करना कि कंपनीज एक्ट का प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है या नहीं, उस कंपनी पे अगर कोई और किसी तरह का लॉ लगता है उसे कंप्लायंस हुआ है या नहीं, ये इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी चेक करके रखा होगा, उसे डायरेक्टली एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। In some circumstances, audit or review of financial information of subsidiaries that are not significant component of groups, where this does not conflict with SA 600। Okay. तो ऑडिट और रिव्यू करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का उन सब्सिडरीज का जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, और फिर ये भी चेक करना है कि ये ऐसे 600 से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ऐसे 600 किस चीज की बात करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अब जहाँ पे अदर ऑडिटर, जहाँ पे दूसरा ऑडिटर नहीं है, तो वहां पे इंटरनल ऑडिटर ने काम किया होगा। अगर इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है तो सीधा उसका काम लो और यूज कर लो। लेकिन तीन बातें हमेशा याद रखनी है कि कब यूज करना है इंटरनल ऑडिटर का काम। हमने जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था कि तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी है जब हमें इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है। डिस्को, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कंपीटेंट है या नहीं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऐसा है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है। तो ये तीन बातें अगर हैं तब ये छोटे मोटे काम हम उनका उसका यूज करेंगे। पहले मतलब वो तीन फैक्टर तो होने ही चाहिए। ओके, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, कंपीटेंट और ऑब्जेक्टिविटी, कि उसका काम यूज करना है या नहीं। अब काम यूज करना है, ठीक है, ये तीनों है, तो फिर कौन कौन से टाइप का काम यूज करना है। To determine adequacy of specific work performed by internal auditors, for external auditors purposes, external auditor shall evaluate whether। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर काम यूज कोई स्पेसिफिक वर्क ले रहा है इंटरनल ऑडिटर से, तो उसके एडिक्वेसी को, कि वो काम एडिक्वेट है या नहीं, काम एडिक्वेट इंटरनल ऑडिटर ने किया है या नहीं, वो कैसे इवेलुएट करेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे इवेलुएट करेगा, चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर के पास टेक्निकल ट्रेनिंग है या नहीं और प्रोफिशिएंसी है या नहीं काम करने की। सेकंड,
जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है वो प्रॉपर्ली सुपरवाइज था, रिव्यू किया गया था और डॉक्यूमेंट किया गया था या नहीं। सुपरवाइज मतलब जिस समय वो काम कर रहा है तो उस समय देखते रहना, सुपरवाइज करना। रिव्यू मतलब काम जब खत्म हो गया तो फिर फाइनली दोबारा से एक बार रीचेक कर लेना एक तरीके से, और फाइनली डॉक्यूमेंट कर देना जो भी काम हुआ है, किस बेसिस पे कंक्लूजन बना, क्या कंक्लूजन बना, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट हो जाना। तो ये हुआ है या नहीं। Third, adequate audit evidence has been obtained to enable internal auditors to draw a reasonable conclusion. Adequate audit evidence internal auditor obtain किया है अपने conclusion पे, reasonable conclusion पे पहुंचने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऑडिट एविडेंस प्रॉपर नहीं मिला पर उस वो कंक्लूजन पे रीच करके, ऐसा नहीं। एडिक्वेट इन ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, एडिक्वेट। नेक्स्ट, जो भी कंक्लूजन पे वो पहुंचा है, जो भी कंक्लूजन पे पहुंचा है इंटरनल ऑडिटर, वो अप्रोप्रिएट है उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, और जो भी रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर ने प्रिपेयर किया वो कंसिस्टेंट है विद द रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म। जो उसने काम किया उससे जो रिजल्ट आया उस वैसा ही रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि उसने काम किया उसका जो रिजल्ट आया उस काम को परफॉर्म करने पे और जो कंक्लूजन फाइनली जो रिपोर्ट में मेंशन्ड है वो डिफरेंट है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या मे बी दोनों इन लाइन नहीं है, तो फिर ये भी सस्पेशन राइज कर देगा और फिर ऑडिटर उस स्पेसिफिक काम जो स्पेसिफिक काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है वो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं करेगा। तो ये चेक कर लेना कि कंक्लूजन जो भी इंटरनल ऑडिटर जिस कंक्लूजन पे इंटरनल ऑडिटर पहुंचा है और जो उसने रिपोर्ट में लिखा है वो वही है जो उसने वर्क परफॉर्म किया था और जो फाइनली रिजल्ट आया था उस वर्क को परफॉर्म करने में। ओके। फिफ्थ, एनी exceptions or unusual matters disclosed by internal auditor are properly resolved. कोई एक्सेप्शन या कोई अनयूजुअल मैटर ड्यूरिंग द वर्क उसे कुछ मिला तो वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर लिया गया। ओके। तो हमने ये देखा टाइप्स ऑफ वर्क, हमने अभी देखा था ये टाइप्स ऑफ वर्क तो बहुत जेनरिक है इसमें, ठीक है। वो डिसिप्लिन अप्रोच में काम किया या नहीं, कंपीटेंस और ऑब्जेक्टिविटी चेक करना है, ये नॉर्मल काम के लिए। लेकिन अब किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए थोड़ा और ध्यान देना है, थोड़ा उस काम को गहराई से चेक करना है। तो गहराई से चेक करने के लिए फिर चेक करना पड़ेगा टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी है या नहीं, उस काम को प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया गया है या नहीं, रिव्यू किया गया है या नहीं, और डॉक्यूमेंट भी किया गया है या नहीं। नेक्स्ट, प्रॉपर एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। फाइनली जो कंक्लूजन पे इंटरनल ऑडिटर रीच किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और जो उसने फाइनल रिपोर्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया और जो उसने काम काम किया बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन, उससे जो रिजल्ट आया वो कंसिस्टेंट है कि नहीं विद द कंक्लूजन। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसने इंटरनल ऑडिटर ने कंट्रोल्स चेक किया, लेट्स से इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के कैसे हैं, तो जब वो इफेक्टिवनेस चेक कर रहा था तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसे समझ में आया कि कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं है। लेट्स से परचेज डिपार्टमेंट में कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं है, ऑर्डर्स उन उन सप्लायर्स को मिल रहा है जो अपना कोटेशन हायर प्राइसेस पे दे रहा है, ना कि उन सप्लायर्स पे जो प्राइसेस कम पे दे रहा है। तो ये समझ में आया कि कुछ मैनेजमेंट झोल कर रहा है, कुछ परचेज डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली झोल कर रहा है। तो जब वो काम कर रहा था तो रिजल्ट में ये आया कि शायद इंटरनल कंट्रोल्स परचेज डिपार्टमेंट के अच्छे नहीं है, बट क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय, उसको कंपनी के प्रेशर में आके, मैनेजमेंट के प्रेशर में आके अपने रिपोर्ट में ये लिखना पड़ा कि कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, परचेज डिपार्टमेंट के भी अच्छे हैं और सब कुछ सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव। तो फिर अब क्या हुआ कि जो उसने रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म ये डिफरेंट था, और उसने जो अपने रिपोर्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया वो अलग था, वो कंसिस्टेंट अब नहीं रहा। कंक्लूजन एंड द वर्क परफॉर्म, रिजल्ट्स ऑफ द वर्क परफॉर्म वो कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो ये चेक करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, और कोई भी उससे एक्सेप्शनल मैटर या अनयूजुअल मैटर मिले तो वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व हुआ है या नहीं ये चेक करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। ओके। अब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करना है तो वो एक रिटन एग्रीमेंट लेता है, एक नहीं, दो रिटन एग्रीमेंट लेता है। दो किससे? एक लेता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, मतलब मैनेजमेंट का कोई हायर ऑफिशियल जो इंटरनल ऑडिटर के का हेड है, मैनेजर है।
एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से और दूसरा इंटरनल ऑडिटर से, दो रिटन एग्रीमेंट लेते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से क्या लेता है कि इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शन, कि वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर का, और एंटिटी विल नॉट इंटरवीन, एंटिटी बीच में नहीं आएगी, उसे रोक टोक नहीं करेगी। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से रिटन एग्रीमेंट ले लेता है। और दूसरा रिटन एग्रीमेंट ले लेता है इंटरनल ऑडिटर से, that they will keep confidential specific matters as instructed by external auditor। जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा कि इस काम को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा और वो जाके एंटिटी में जाके बता नहीं देगा। एंड इन्फॉर्म एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एनी थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। और उन दोनों के काम के ऑब्जेक्टिविटी में कभी भी कोई थ्रेट आएगा तो इंटरनल ऑडिटर इन्फॉर्म कर देगा एक्सटर्नल ऑडिटर को। तो रिटन एग्रीमेंट कितने हो गए? दो। एक जाके वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से लेगा और दूसरा इंटरनल ऑडिटर से लेगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से ये लेगा कि इंटरनल ऑडिटर को अलाउ करना है कि आज अब से एक्सटर्नल ऑडिटर ही उसका हेड है और अब एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वही इंटरनल ऑडिटर फॉलो करेगा और एंटिटी इंटरवीन नहीं करेगी। दूसरा इंटरनल ऑडिटर से रिटन एग्रीमेंट लेता है कि वो काम को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर जिस काम को कॉन्फिडेंशियल रखने को बोलता है। और अगर कभी भी किसी भी तरह का थ्रेट दिखता है उनके काम में, तो उनके थ्रेट दिखता है उनके ऑब्जेक्टिविटी में, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट, एरियाज वेयर इंटरनल ऑडिटर कांट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। कौन कौन से एरियाज है जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर का नहीं लिया जा सकता है? तो सबसे पहला वैसा काम जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वो काम एक्सटर्नल ऑडिटर यूज नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर का। सेकंड, relate to higher assessed risk of material misstatement, where judgment required in performing relevant audit procedures। किसी ऐसे एरियाज में जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहीं ज़्यादा है और जजमेंट रिक्वायर्ड है ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर काम यूज नहीं लेगा। और इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर्ड इज मोर देन लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, जो जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने गैदर किया हुआ है उसका रिव्यू लिमिटेड नहीं है, मतलब वो बस ऊपर ऊपर से देख के उसे खत्म नहीं कर देगा। इट इज मोर देन लिमिटेड, मतलब वो घुस के अच्छे से इन डेप्थ चेकिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो वो घुस के चेक करेगा। इट विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड, इट विल बी मोर देन लिमिटेड। ठीक है, वो इन डेप्थ कुछ पार्ट को चेक करेगा क्योंकि वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो इसलिए इस जगह पे इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस वो नहीं लेगा। थर्ड, relate to work with which internal auditors have been involved and which has already been or will be reported to management or TCWG by internal audit function। कोई ऐसा काम जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व था पहले और उसको वो काम एनीवेज कम्युनिकेट कर दिया जाएगा टू मैनेजमेंट एंड TCWG बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट में वो एनीवेज मैनेजमेंट और TCWG को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो उस केस में उस काम में इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। लास्ट, relate to decisions external auditor makes in accordance with this essay regarding internal audit function and use its work or direct assistance। अब किसी ऐसे काम पे वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर को डिसीजन लेना है रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया उसके ऊपर ही डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियसली उसके डायरेक्ट असिस्टेंस का यूज नहीं करेगा उस एरिया में एंड यूज इट्स वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके, तो 4 पॉइंट है जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं करेगा। सबसे पहला, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो। सेकंड, हायर असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, जहां पे जजमेंट रिक्वायर्ड हो इन परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, और या फिर इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर्ड इज मोर देन लिमिटेड, मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस गैदर हुआ है उसे इवेल्युएशन करना है वो मोर देन लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, मोर देन लिमिटेड है, इन डेप्थ कुछ चीजों को चेक करना है, वहां पे एक इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। थर्ड, कोई ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व है और उसको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट या इंटरनल ऑडिट फंक्शन के थ्रू मैनेजमेंट और TCWG को रिपोर्ट करना ही है। फोर्थ, कोई ऐसा
डिसीजन लेना एक्सटर्नल ऑडिटर को जो कि रिलेटेड है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम से ही, उस केस में उसका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट जजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग। अब हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था इन कि कहाँ पे यूज नहीं करेगा, जहाँ पहला इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट। तो क्या है वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स? तो 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट्स है, 2 ऑडिट से रिलेटेड और 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। पहला है असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है असेस करना, इसमें एक सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। सेकंड, इवैल्यूएट करना सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड। कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया गया वो सफिशिएंट है या नहीं, उसे इवैल्यूएट करना। ये भी एक्सटर्नल ऑडिटर खुद अपने से करेगा क्योंकि इसमें काफी जजमेंट इन्वॉल्व है। थर्ड, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। तो मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन उसने सही अजम्पशन लगाया है कि या नहीं, वो उसका अप्रोप्रिएटनेस चेक करना ये ऑडिटर का काम होता है। कौन सा ऑडिटर का काम होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है। इसमें इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस को नहीं लेता एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है। फोर्थ, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उसे चेक करना कि मैनेजमेंट ने सही से एस्टिमेट लगाया या नहीं, ये भी एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से करेगा। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये भी एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से करता है। एंड अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेता है। ये वाला पॉइंट इसका एक्सपेंशन है, इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट। अब सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या है, वो 5 पॉइंट, और ये टॉपिक क्या था, एरियाज वेयर इंटरनल ऑडिटर कांट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। जब एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करता है इंटरनल ऑडिटर का काम टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा जब एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है इंटरनल ऑडिटर से? तो सबसे पहला, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कंपीटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। सबसे पहला क्या क्या थ्रेट था, उसका एग्जिस्टेंस और सिग्निफिकेंस ये डॉक्यूमेंट करता है। टू ऑब्जेक्टिविटी, existence and significance of what threat, to objectivity and level of competence, की competence कितना internal auditor का used to provide direct assistance, पहला ये इसी से डॉक्यूमेंट करेगा। सेकंड, basis for decision regarding nature and extent of work performed by internal auditor, किस बेसिस पे एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड किया क्या नेचर और किस एक्सटेंट तक इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करने वाला है, वो बेसिस मेंशन करेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन में। हु रिव्यूड वर्क परफॉर्म्ड एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद एसए 230, किसने उसके काम को रिव्यू किया, इंटरनल ऑडिटर के काम को किसने रिव्यू किया, किस डेट को किया, किस एक्सटेंट तक रिव्यू किया, और उसको डॉक्यूमेंट कर लेगा एज पर एसए 230। रिटन एग्रीमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी एंड द इंटरनल ऑडिटर। हमने देखा था रिटन एग्रीमेंट के बारे में, यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और इंटरनल ऑडिटर से, तो वो भी इसके डॉक्यूमेंटेशन के फाइल में मेंशन होगा ये वाला। एंड फिफ्थ, वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर्स हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी वर्किंग पेपर्स है प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर्स जो डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहा था, वो भी सारा इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा। सबसे पहला क्या क्या, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, ये जो इवैल्यूएट किया वो डॉक्यूमेंट किया रहेगा। एंड लेवल ऑफ कंपीटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ओके। सेकंड, बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट, किस बेसिस पे वो डिसाइड किया किस नेचर के काम को उसका चेक यूज करना और किस एक्सटेंट तक यूज करना है। थर्ड, हु रिव्यूड वर्क परफॉर्म्ड एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू, किसने रिव्यू किया उस वर्क को और डेट एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिव्यू। फोर्थ, रिटन एग्रीमेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स और इंटरनल ऑडिटर से, जो ऊपर हमने पढ़ा था टॉपिक। फिर फिफ्थ, वर्किंग पेपर्स जो भी इंटरनल ऑडिटर ने प्रिपेयर किया है जिसने डायरेक्ट असिस्टेंस दिया है। ये 5 पॉइंट। लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। अब हाँ, तो पहला था हमने देखा था कि जो ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया ना कि कोई किसी टाइप का थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस और सिग्निफिकेंस ये इवैल्यूएट किया उसने, वो डॉक्यूमेंट करेगा।
और लेवल ऑफ कम्पिटेंस कितना इंटरनल ऑडिटर को, वो भी इवेलुएट करेगा। तो ये कैसे इवेलुएट करेगा? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इवेलुएटिंग एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बेसिकली ये इसी पॉइंट का एक्सपेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिटर्स functions organizational status and relevant policies and procedures support objectivity of internal auditors। तो किस एक्सटेंट तक इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा था ये पॉइंट? यहाँ पे हमने देखा था evaluating whether work of internal audit function can be used for audit purpose। इसमें थर्ड पॉइंट था the extent to which internal auditors functions organizational status relevant policies and procedures support objectivity of internal audit। तो यहाँ पे हम क्या evaluate कर रहे थे, whether work of internal audit function can be used for audit purpose। यहाँ भी evaluate कर रहे थे और इसमें ये similar point था, थर्ड पॉइंट। अब हम क्या evaluate कर रहे हैं? Factors to be considered by evaluating existence and significance of threats to objectivity of internal auditor। इसमें भी यही देख रहे थे, the extent to which internal auditors function, organizational status and relevant policies and procedures support objectivity of internal auditor। Similar points। Second, family and personal relationships with individual working in or responsible for except aspect of entity to which work relates। तो कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है विद इंडिविजुअल वर्किंग इन, जो इंटरनल ऑडिटर है उसका कोई पर्सनल या फैमिली रिलेशनशिप तो नहीं है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी टू विच वर्क रिलेट्स। थर्ड, एसोसिएशन विद डिवीजन और डिपार्टमेंट इन एंटिटी टू विच वर्क रिलेट्स। जिस डिवीजन या डिपार्टमेंट से काम रिलेटेड है उससे कुछ एसोसिएशन तो नहीं है इंटरनल ऑडिटर का। फोर्थ, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट in entity other than remuneration or terms consistent with those applicable to other employees। कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, मतलब प्रॉपर जो मंथली सैलरी मिलती है उसके अलावा, ऑन टर्म्स कंसिस्टेंट विद दोज एप्लीकेबल टू अदर एम्प्लॉयज। और बाकी एम्प्लॉयज है उन वैसा ही टर्म्स इसके साथ भी है या फिर इसके साथ कुछ स्पेशल टर्म्स है, ये चेक कर लेना होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसके ऑब्जेक्टिविटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये सब पॉइंट्स है जिससे हम, ये फैक्टर्स है जिससे इवेलुएट कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर कि ऑब्जेक्टिविटी में कोई थ्रेट है या नहीं, एग्जिस्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट कितना है। तो सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसके फंक्शन का, कोई रेलेवेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है या नहीं टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा, कोई फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है। फिर जिस काम जो काम है वो किसी डिवीजन और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उससे इंटरनल ऑडिटर कोई एसोसिएशन तो नहीं है, और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट अदर देन रेम्यूनरेशन तो नहीं है कुछ, और जो टर्म्स है जो कि वो सिमिलर है विद द टर्म्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज। तो यहाँ हमारा खत्म होता है ऐसे 610। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। First question. Moon Limited, of which you are the statutory auditor, have an internal audit being conducted by an outside agency। तो मून लिमिटेड है कोई जिसका मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, और इंटरनल ऑडिट कोई एक आउटसाइड एजेंसी कर रही है, मतलब इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉयड नहीं है, आउटसोर्स्ड है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। State the factors that weighs consideration in opting to make use of direct assistance of the internal auditors for the purpose of statutory audit। तो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे जब हमें डायरेक्ट असिस्टेंस लेना होगा फॉर द इंटरनल ऑडिट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स। ओके, नेक्स्ट, तो आंसर क्या है? तो इसमें तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट तो नहीं कर रहा डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से। सेकंड, कोई थ्रेट तो नहीं है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर पे, और सफिशिएंटली कंपिटेंट है या नहीं इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जब डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करना है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर से नहीं कराना चाहिए डायरेक्ट असिस्टेंस। तो पहला जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, दूसरा जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हायर है, फिर
कोई ऐसा वर्क विद विच इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व डायरेक्टली। फिर लास्ट है relate to decision the external auditor make in accordance with this essay regarding the internal audit function and the use of its work or direct assistance। कोई ऐसा डिसीजन जो एक्सटर्नल ऑडिटर लेना चाह रहा है विच रिलेट्स टू द वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर, तो उस पे इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लिया जा सकता। तो ये 4 पॉइंट है। फिर जब डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए निकलता है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो कुछ रिटन अग्रीमेंट्स उसको लेने पड़ते हैं, कुछ नहीं, 2 रिटन एग्रीमेंट्स। तो 2 कौन से? सबसे पहले एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से और दूसरा एक इंटरनल ऑडिटर से। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से क्या रिटन एग्रीमेंट होता है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंटरनल ऑडिट का मैनेजर होगा या उसके हायर पोस्ट होगा, जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो अलाउ करेगा इंटरनल ऑडिटर को कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, और एंटिटी जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी इन द वर्क द इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जो इंटरनल ऑडिटर काम परफॉर्म कर रहा है उसमें एंटिटी इंटरवीन नहीं करेगी। ये एक रिटन एग्रीमेंट लेना है। दूसरा रिटन एग्रीमेंट ले लेना है इंटरनल ऑडिटर से, जिसमें लिखा ये रहेगा कि that they will keep confidential specific matters as instructed by external auditor and perform the external auditor and inform the external auditor of any threat to their objectivity। तो पहला तो कॉन्फिडेंशियल रखेगा स्पेसिफिक मैटर्स, और दूसरा कि कोई भी थ्रेट अगर इंटरनल ऑडिट को फील होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिविटी तो वो इन्फॉर्म कर देगा एक्सटर्नल ऑडिटर को। एंड थर्ड, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर्स ऑन द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसए 220। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कंसिडर करना होता है जब डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है इंटरनल ऑडिटर का फॉर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो पहला तो 3 पॉइंट कि क्या कंडीशन फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिविटी का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए और सफिशिएंटली कम्पिटेंट होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर। फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन में पहले 4 पॉइंट है कि ये काम तो यूज ही नहीं करना है इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस का। सिग्निफिकेंट जजमेंट जहाँ इन्वॉल्व हो, हायर रोमम हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट, जहाँ पे ऐसा कोई काम हो जिसमें इंटरनल ऑडिटर का खुद ही इन्वॉल्वमेंट हो उस काम में। फोर्थ, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसपे एक्सटर्नल ऑडिटर जिसपे इंटरनल ऑडिट relate to decision the external auditor makes in accordance with this essay regarding the internal audit function। मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए कोई के ऊपर कोई डिसीजन अगर एक्सटर्नल ऑडिटर बना रहा है तो उस केस में भी वो डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर का। फिर बोलता था कि prior to using the internal auditor to provide direct assistance for the purpose of the audit, the external auditor shall क्या करेगा, 2 written agreement ले लेगा, पहला और दूसरा। पहला किससे लेगा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से लेगा, दूसरा लेगा इंटरनल ऑडिटर से। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये बता देगा इंटरनल ऑडिटर को, अलाउ कर देगा कि तुम एक्सटर्नल ऑडिटर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करो, और एंटिटी जो है इंटरवीन नहीं करेगी उन दोनों के काम के बीच। फिर जो इंटरनल ऑडिटर से वो रिटन अग्रीमेंट लेगा उसमें ये अग्रीमेंट होगा कि कॉन्फिडेंशियल रखेगा मैटर्स को और इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को कि अगर उसे कोई ऑब्जेक्टिविटी में थ्रेट दिखता है तो। और फिर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट, CAX, a practicing chartered accountant, has been appointed as an internal auditor of Textile Limited। CAX है वो एक internal auditor है of Textile Limited। He conducted the physical verification of inventory at the year end। Physical verification उसने किया at the year end and handed over the report of such verification to CAY, the statutory auditor of the company। ठीक है, उसने physical verification किया इन्वेंट्री का और फाइनली CAY जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसे हैंड ओवर कर दिया रिपोर्ट फॉर हिज व्यू एंड रिपोर्टिंग। कैन CAY रिलाई ऑन सच रिपोर्ट? तो क्या रिलाई करेगा या नहीं करेगा? हमने देखा था कि अब कैसे रिलाई करेगा। अगर इंटरनल ऑडिटर डिस्को कर पाता है तो रिलाई कर लेगा। डिस्को मतलब डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करना, C से कम्पिटेंट होना और ऑब्जेक्टिवली काम करना। तो पहले तो 610 के बारे में बता दिया है कि इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जब एक्सटर्नल ऑडिटर ये डिटरमाइन कर लेता है इन अकॉर्डेंस विद एस 315 दैट इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रेलेवेंट टू द ऑडिट। ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिविटी, देन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। तो इस आंसर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं
तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म विदाउट अलाउिंग बायस टू ओवरराइड प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, बिना बायस आने बिना बायस के काम करने को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। फैक्टर्स दैट में अफेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या फैक्टर्स है जो हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में कि वो ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं? तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर लोअर पोजीशन पे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होना बहुत लाजमी है। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि ऐसा तो नहीं है कि दो ऐसे काम है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कोई दो ऐसी रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे ऑब्जेक्टिविटी में काम करने में प्रॉब्लम आएगा। ओवरसाइट फंक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन। टीसीडब्ल्यूजी का ओवरसाइट फंक्शन कि इंटरनल ऑडिट के रिलेशन में एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कैसे हो रहा है, किसे अपॉइंट किया जा रहा है, किसे नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है वगैरह। कंस्ट्रेंट ऑन रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे क्या कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने प्लेस कर रखा है। ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी का बात। अब बात है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। Competency of internal audit function refers to the attainment of knowledge and skills to enable assigned tasks to be performed diligently. Competence का मतलब क्या हुआ? Attainment of knowledge and skills to enable assigned tasks to be performed diligently. Factors क्या है? Factors that may affect the external auditor's determination include the following. सबसे पहला है policies for hiring, training and assigning internal auditors to internal audit engagements. तो हायरिंग का क्या पॉलिसी है, ट्रेनिंग का क्या पॉलिसी है, और असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, इस चीज का क्या पॉलिसी है। फिर एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। अब पॉलिसी तो बना दिया, तो एडिक्वेट ट्रेनिंग मिल रहा है या नहीं? ठीक है, पॉलिसी बन गया, अब एडिक्वेट ट्रेनिंग मिल रहा है नहीं। फिर नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, उसे ट्रेन कर दिया वगैरह वगैरह कर दिया। अब ये चेक करना है कि इंटरनल ऑडिटर को ये पता है या नहीं कि इस कंपनी पे एफआरएफ कौन सा लगता है, कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ है। एंड फोर्थ, मेंबरशिप ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज दैट ऑब्लाइज इंटरनल ऑडिटर्स टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब कोई प्रोफेशनल बॉडी का जो मेंबरशिप है, जैसे सी है, तो सी अगर इंटरनल ऑडिटर सी है तो सी का मेंबरशिप है, जिसके वजह से उसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो वो भी चेक करना जरूरी है उसके कंपीटेंस को चेक करने के लिए। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में क्या है? फैक्टर्स दैट में अफेक्ट the external auditor's determination of whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach include the following. सबसे पहला है existence, adequacy and use of documented internal audit procedures, existence of appropriate quality control policies and procedures for internal audit function. Okay, existence, adequacy and use of documented internal audit procedures, existence of appropriate quality control policies and procedures for internal audit function. Conclusion: in the present case, if the statutory auditor is satisfied about the appropriateness of verification, he can rely on the report. But if he finds that the verification is not in order, he has to decide otherwise. The ultimate responsibility to express opinion on the financial statement is that of the statutory auditor. ठीक है, तो मेनली हमें तीन चीज याद रखना है ये पॉइंट: डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, कंपीटेंट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए, और उसके अंदर ये पॉइंट्स। नेक्स्ट, Mr. A is appointed as statutory auditor of XYZ Limited. XYZ Limited is required to obtain internal auditor is required to appoint internal auditor as per statutory provisions given in the Companies Act 2013 and appointed Mr. B as its internal auditor. ठीक है, क्योंकि उसे as per requirement internal auditor को appoint करना था, तो उसने कर लिया। The external auditor, Mr. A, asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates by the management and assessing the risk of material misstatement. तो Mr. A, जो कि external auditor है, वो internal auditor को बोला कि direct assistance दो in regard evaluating significant accounting estimates। क्या करना चाहिए?
नहीं, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है इस चीज में, इसलिए इसे डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं यूज करना चाहिए। बाय द मैनेजमेंट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा ये काम बोला कि असेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली मना किया गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था। जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट में बेसिकली सिग्निफिकेंट जजमेंट में दो था, 5 पॉइंट्स थे: असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो दो काम करने को बोल दिया, एक तो असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दोनों ही नहीं करना है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है और सिग्निफिकेंट जजमेंट को नहीं करना है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर के थ्रू। Okay. फिर से पढ़ते हैं, द एक्सटर्नल ऑडिटर मिस्टर ए आस्क्ड इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू हिम रिगार्डिंग इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय द मैनेजमेंट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Discuss whether Mr. A, statutory auditor, can ask direct assistance from Mr. B, internal auditor, as stated above in view of auditing standards. The answer is no. ये दोनों काम नहीं मांग सकता है. Will your answer be different if Mr. A asks direct assistance from Mr. B, internal auditor, with respect to external confirmation requests and evaluation of the results of external confirmation procedures? ठीक है, तो नेक्स्ट बोला कि ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेना है और इवैल्यूएट करना है रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, तो क्या उस चीज में डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है? लेट्स सी. Direct assistance from internal auditor, as per SS 610, using the work of internal auditor, the external auditor shall not use external auditor to provide direct assistance to perform procedures that involve making significant judgment in the audit. The external auditor shall not use auditors to provide direct assistance to perform procedures that involve making significant judgment in the audit. अब significant judgment क्या है? Risk of material misstatement को assess करना, sufficiency of test performed, evaluating appropriateness of management use of going concern assumption, significant accounting estimates, or evaluating adequacy of disclosures in the financial statement and other matters affecting the auditor's report. फिर कोई भी ऐसा area where related to higher assessed risk of material misstatement, related to work with which internal auditor have been involved, or related to decision the external auditor makes in accordance with SA regarding the internal audit function and use of its work or direct assistance. तो basically ये पूरा यहाँ पे mention कर दिया. Can't provide में significant judgment के बाद ये 5 point, और फिर higher room internal auditor का काम जहाँ पे use हुआ वगैरह वगैरह सारा कुछ. In the present case, Mr. A asked internal auditor to provide direct assistance regarding evaluating significant accounting estimates and assessing the risk of material misstatement. Conclusion क्या है? Evaluation of accounting estimates and assessing risk of material misstatement involves significant judgment. Hence, Mr. A should not insist for direct assistance in these areas. अब next था direct assistance from internal auditor in case of external confirmation. SS 610, using the work of internal auditor, provides relevant guidance in determining the nature and extent of work that may be assigned to the internal auditors. Okay. In determining the nature of work that may be assigned to internal auditor, the external auditor is careful to limit such work to those areas that would be appropriate to be assigned. Okay. In accordance with SA 505, external confirmation, the external auditor is required to maintain control over external confirmation. तो SA 505 ये ऊपर ठीक है, यहाँ से ये important point है जो actually में ध्यान रखना है कि SA 505 के हिसाब से external auditor को का requirement है कि वो control maintain करे over the external confirmation request और evaluate करे the result of external confirmation procedures in order to be in. It would not be appropriate to assign these responsibilities to internal auditor. तो ऐसे 505 में हमने देखा था कि इन गाइडेंस ऑफ ऑडिटर मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और जो रिप्लाई होता है वो भी ऑडिटर के पास आता है, ना कि मैनेजमेंट के पास आता है. तो ये भी एक काफी सेंसिटिव मैटर है. तो इस काम को एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल
ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस में कराए, दैट इज नॉट राइट। वो एक्सटर्नल ऑडिटर को ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और की रिक्वायरमेंट है कि वो कंट्रोल मेंटेन करे ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो कंक्लूजन क्या है? इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू यूज डायरेक्ट असिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड देयर इवैल्यूएशन। Assistance may be used in assembling information necessary for the external auditor to resolve exceptions in confirmation responses. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Mr. Sheetal is appointed as a statutory auditor of Mahi Limited. Mahi Limited is required to appoint an internal auditor as per statutory provisions given in the Companies Act 2013 and appointed Mr. Kunthu as its internal auditor. The external auditor, Mr. Sheetal, asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating the sufficiency of tests performed and the adequacy of disclosures in the financial statement. तो यहाँ पे फिर वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला? Evaluation of sufficiency of tests performed and adequacy of disclosure of financial statement and other matters affecting the financial audit report. ये एक significant judgment है और significant judgment allowed नहीं है, तो उसने वही काम कराया। Discuss whether Mr. Sheetal, statutory auditor, can ask direct assistance from Mr. Kuntu, internal auditor, as stated above in view of relevant standard on auditing. तो I think ये same answer है, पढ़ने का मतलब नहीं बनता चीज का, same points है। Next, Smart Limited is a manufacturing unit and you are external auditor of the company. Internal auditors are also appointed as per the provisions of Companies Act 2013. As an external auditor, you want to use internal auditors to provide direct assistance for the purpose of audit. State the circumstances where internal auditor cannot be used to provide direct assistance. What would you include in the audit documentation? तो अभी फिर से वही कि कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना सिग्निफिकेंट जजमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो, कोई ऐसा काम हो जो कि इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड हो, कोई ऐसा डिसीजन लेना हो एक्सटर्नल ऑडिटर को जो कि इंटरनल ऑडिट के फंक्शन से ही रिलेटेड हो। तो ये पॉइंट हमने बार बार डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट बार बार आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ऐसे। अब डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट भी हमने देखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करता है। डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल ऑडिटर यूजेस इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो सबसे पहले चेक करता है एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोई थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। Basis for decision regarding nature and extent of work performed by internal auditor, who reviewed work performed and date and extent, फिर written agreement authorized representative से और internal auditor से जो दो लेते थे, और working paper prepared by internal auditor who provided direct assistance on the audit engagement. तो same point से ये हमने पहले भी discuss कर लिया है, entirely same है ये। This is the last question. ABC Limited is engaged in the business of trading and manufacturing of ready-made garments. The company has large balance of account receivable as on 31st March 2023, which has been assessed as the area of high risk of audit planning stage. For the year ended 31st March 23, in respect of valuation of accounts receivable, the statutory auditor has assigned the checking of the accuracy of aging of the accounts receivable and provision made towards doubtful receivables to the internal auditor. तो अकाउंट रिसीवेबल के वैल्यूएशन के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या किया कि कितना एजिंग हो गया, कितने टाइम से अकाउंट रिसीवेबल बचा हुआ है और कितना प्रोविजन बना लिया गया है डाउटफुल डेट का, रिसीवेबल का। इंटरनल ऑडिटर को वो काम सौंप दिया। प्लीज एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर द एरियाज इन विच डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी टेकन। ऑल्सो कमेंट इन दिस सिनेरियो वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन टेक इंटरनल ऑडिटर्स असिस्टेंस। फिर बात वही है, सेम पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट को तो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग कि कहाँ कहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज, डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं कर सकता एक्सटर्नल ऑडिटर। तो आई डोंट थिंक इसे भी पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऐसे 610 विद कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, जिसमें से ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मीट नेक्स्ट ऐसे 620, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 600 सीरीज में। तो हाँ मिलते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं उसे।